शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। हम पिछले वीडियो में अगस्त फॉर्म को देखे थे। अगस्त फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे। अगस्त फॉर्म कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ और इन्हें जो है कि समाजशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। क्यों समाजशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है ये भी हम लोग आगे समझे थे। और इनकी कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी हम लोग देखे थे। इसके बारे में चर्चा हो गई थी। इसके बाद चर्चा क्या हुई थी, बौद्धिक विकास के 3 स्तर के बारे में, लॉ ऑफ 3 स्टेज। ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और आगे काफी आने के चांसेस हैं। इसको अच्छे से पुराने वीडियो में जो बच्चे नए हैं, जो नहीं देखे हैं वीडियो, पुराने वीडियो में जाकर जरूर देखें। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेज क्या है। अगस्त फॉर्म जो है सबसे पहले बौद्धिक विकास की बात की है। इन्होंने समाजशास्त्र जब इन्होंने बनाया था उसके बाद उसमें बौद्धिक विकास की बात की थी कि बुद्धि का विकास कैसे होता है। जो मानव बुद्धि का विकास हुआ है उसका एक क्रम है, एक पैटर्न है, ठीक। उसके बारे में बात की है। वो पैटर्न क्या है, सबसे पहले धार्मिक स्तर है, फिर तात्विक स्तर है, फिर प्रत्यक्षात्मक स्तर है। धार्मिक स्तर में क्या होता है कि सारी चीज हम ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं, ठीक। सबका मालिक एक है, ईश्वर है। ईश्वर जो करेगा वो सही है। कोई भी घटना घट रही है सब ईश्वर के हाथ में है, ठीक। तात्विक स्तर की बात करेंगे। तात्विक स्तर में एक ऐसी शक्ति है, वहाँ ईश्वर का मतलब ईश्वर था। जो धार्मिक स्तर था उसे थोड़ा सा आगे बढ़ के हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से बौद्धिक नहीं था। ईश्वर को जो है कि अमूर्त शक्ति के रूप में देखा गया इसमें। उसके बाद प्रत्यक्षात्मक स्तर। ये तात्विक स्तर जो है धार्मिक और प्रत्यक्षात्मक के बीच की स्थिति है। और प्रत्यक्षात्मक स्तर ये आधुनिक समाज की विशेषता है। इसमें तर्क के आधार पर चीजें देखी जाती हैं। पॉजिटिविज्म स्टेज है जो। उसके बाद हम आगे फिर देखते हैं, जो थ्योरी देखे थे वो प्रत्यक्षात्मक स्तर के बारे में देखे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगस्त फॉर्म जो प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। और सोशियोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में हुई थी। ये चीज डेट याद रखिएगा, 1838 में हुई थी। उसके बाद आज हम इसके आगे की चीजें देखेंगे और इसके आगे हम जो कि देखने वाले हैं वो है, सबसे पहले तो हम देखते हैं विज्ञानों का संस्करण, हायरार्की ऑफ साइंस। हायरार्की ऑफ साइंस जैसे आप लोग जानते हैं कि बौद्धिक विकास को 3 स्तर में उन्होंने बांटा था। वैसे विज्ञानों को ये जैसे ये विज्ञान की बात करते हैं और एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते हैं जो समाज पढ़े। इसके पहले विज्ञान थे जो प्राकृतिक विज्ञान की तरह थे, जैसे मैथ था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह के विज्ञान थे। लेकिन ये एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जो समाज को पढ़े। इसके पहले जो विज्ञान थे वो समाज को नहीं पढ़ते थे। वो कुछ समाज के कुछ हिस्से को पढ़ते थे, या व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिजिकल जियोग्राफिकल बातें कर रहे हैं, जियोग्राफी की बात कर रहे हैं, ठीक। कोई केमिकल की बात कर रहा है, कोई जो है कि किसी तात्विक बातें कर रहा है, भौतिक बातें कर रहा है, लेकिन समाज की बातें कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसा विज्ञान स्थापित करना चाहते हैं जो समाज की बात, और वो भी समाज की कैसे, वैज्ञानिक तरीके से। ये चीज याद रखिएगा, समाज को कैसे देखें, वैज्ञानिक तरीके से देखें। तो वो उस क्रम में कि ये बताते हैं कई तरह के विज्ञान स्थापित हुए, जिसमें से समाजशास्त्र एक नवीनतम विज्ञान है, ठीक। और उस क्रम को ये बताते हैं, उस क्रम को हम देखते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो विज्ञानों का संस्करण बताते हैं, पॉजिटिव फिलॉसफी नामक बुक में बताया है इन्होंने। उसके बाद इसके 2 आधार हैं, 2 बेस पे इन्होंने बताया है। पहली तो बढ़ती हुई निर्भरता के आधार पे, दूसरी घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता के आधार पे। एक एक करके हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। बढ़ती हुई निर्भरता की बात जो किए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ये देखिए, ये 6 प्रकार के विज्ञान दिए हुए हैं। ये एकदम क्रम से याद कर लीजिएगा। इसको पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हर बार पूछा है। और पिछले जो जून का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें भी ये क्वेश्चन हूबहू आ गए थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा विज्ञान है? पहले गणित आया, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, उसके बाद लास्ट में समाजशास्त्र है, ठीक। बढ़ती हुई निर्भरता मतलब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये अपने जो है कि अगला विज्ञान अपने पिछले विज्ञान पे निर्भर है, ठीक। फिर ये इस पे निर्भर है, ये इस पे निर्भर है, ये इस पे निर्भर है, और ये इस पे निर्भर है, ठीक। एकदम फ्री विज्ञान कौन है? फ्री है मैथ, जिसको किसी से लेना देना नहीं है। जैसे अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, तो हम समझते हैं कि अगर हम सेल्फ मतलब खुद को देखते हैं, हम किस पे डिपेंड है? हम अपने फादर पे डिपेंड है। हमारे फादर किस पे निर्भर थे?
ये हमारे फादर, हम अपने फादर पे निर्भर, मतलब हमारे ग्रैंडफादर, ये अपने फादर पे, ये अपने फादर पे, ऐसे एक क्रम बनता है निर्भरता का। वही चीज ये समझाने का प्रयास किए हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ा है वैसे वैसे पिछला वाला जो विज्ञान है वो अपने से जो है कि अगले विज्ञान पे निर्भर हुआ है, जो उसके पहले का विज्ञान है। जैसे सोशियोलॉजी अगर पूछे सबसे ज्यादा निर्भर किस पे है, तो सोशियोलॉजी सबसे ज्यादा निर्भर है बायोलॉजी पे। आई थिंक समझ में आ गई होगी। फिजिक्स सबसे ज्यादा निर्भर किस पे है, तो ये है खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी पे। एस्ट्रोनॉमी किस पे है, तो ये किस पे है, मैथ पे है। सबसे ज्यादा फ्री कौन है, तो मैथमेटिक्स है। सबसे ज्यादा जटिल कहें और सबसे ज्यादा जो है कि निर्भर वाला विज्ञान कहें, जो सबसे ज्यादा निर्भरता है, वो समाजशास्त्र है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई आपको। उसके बाद हम दूसरी विशेषता देखते हैं, दूसरा बेस देखते हैं, घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता। घटती हुई समानता मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है इसकी समानता घटती जा रही है और जटिलता बढ़ती जा रही है। ये एक फिगर दिया हुआ है, इससे हम अच्छे समझ सकते हैं। इधर देखिए, इधर जो विज्ञान है ये डिपेंडेंट है सबसे ज्यादा, और इधर जो है कॉम्प्लेक्स भी है। तो सबसे पहले डिपेंडेंट देखते हैं। ये सोशियोलॉजी किस पे डिपेंड है, बायोलॉजी पे। बायोलॉजी किस पे डिपेंड है, केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री किस पे डिपेंड है, फिजिक्स पे। फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी पे, और एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स पे डिपेंड है। ये सबसे इंडिपेंडेंट कौन है, मैथमेटिक्स है। ठीक, उसके बाद हम इसको हटा देते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं कॉम्प्लेक्स। सबसे ज्यादा जटिल कौन है, सोशियोलॉजी है, और सबसे ज्यादा सिंपल कौन है, मैथमेटिक्स है। ठीक, ये अब आगे हम देखते हैं, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले विज्ञान कौन सा था, गणित था। सबसे अंत में कौन सा था, समाजशास्त्र था। सर्वाधिक पराश्रित कौन है, समाजशास्त्र है, और ये समाजशास्त्र सर्वाधिक जटिल विज्ञान भी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी है और डिपेंडेंट भी है। उसके बाद समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है। इसको जो है कि अगस्त कॉम कहते हैं। ये विज्ञान, इसको याद कर लीजिएगा एकदम से, ये हूबहू पूछता है कि विज्ञानों का विज्ञान, समाजशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान किसने कहा है, या अगस्त कॉम ने समाजशास्त्र को क्या कहा है। तो विज्ञानों की महारानी कहते हैं और विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं। विज्ञानों का विज्ञान या विज्ञानों की महारानी क्यों, क्योंकि ये सबसे डिपेंड होकर बना हुआ है, सबकी कुछ न कुछ चीजें लेकर ये सोशियोलॉजी उत्पन्न हुआ है, इसलिए विज्ञानों का विज्ञान भी है और विज्ञानों की महारानी भी है। उसके बाद ये सर्वाधिक डिपेंडेंट इसका किसका है, डिपेंडेंसी इसकी किस पे है, तो इसके सर्वाधिक डिपेंडेंसी किस पे है, तो ये बायोलॉजी पे है। ये चीज ध्यान रखिएगा। पीजीटी में क्वेश्चन पूछता है, हायर में क्वेश्चन पूछता है। ये जो पॉइंट हमने लिखवाया है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आप देखेंगे। वैसे हम जून 2023 का क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी सेम हूबहू ऐसे ही आ गया है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। विभिन्न विज्ञानों को अगस्त कॉम के अनुसार जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं किस कैसे, ये उल्टा पूछा हुआ है, जटिल से सरल की तरफ, मतलब ये है कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ ये चीज पूछा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है, समाजशास्त्र है। तो चलिए इसमें हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है, तो सोशियोलॉजी है। तो ई किस में है, सेकेंड में है, और किस में है, फोर्थ में है। उसके बाद सोशियोलॉजी किस पे डिपेंड है, सोशियोलॉजी बायोलॉजी पे डिपेंड है। तो बायोलॉजी को हम देखते हैं, बी किस में है, बी दोनों में भी है। उसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजी किस पे डिपेंड है, बायोलॉजी केमिस्ट्री पे डिपेंड है। उसके बाद हम डी देखते हैं, डी किस में है, फोर्थ। फोर्थ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक छोटी सी परिभाषा, छोटी सी चीज समझ के हम एक क्वेश्चन सही कर लिए, 2 नंबर गेन कर लिए। ठीक, ऐसे ही धीरे धीरे चीजों को जानेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते चलेंगे। और इसमें जो भी आपको जो है नहीं समझ में आया होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। मानवता का धर्म। अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हम पिछला वीडियो पढ़े थे जिसमें पॉजिटिविज्म पढ़े थे, अगर अगस्त कॉम की सबसे ज्यादा तारीफ किसी में हुई थी तो ये प्रत्यक्षवाद में हुई थी। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता माने जाते हैं और प्रत्यक्षवाद में सबसे ज्यादा इनकी तारीफ हुई थी। वैसे ही सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर किसी थ्योरी की हुई है तो मानवता का धर्म की बात हुई है। इसकी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसको लेकर हुई है अगस्त कॉम के को। और क्यों हुई है, क्योंकि अन्य सिद्धांतकार ये कहते थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, वो ये कहते थे कि अगस्त कॉम स्टार्टिंग से तो विज्ञान की बात करते चले हैं और जब लास्ट में आए तो धर्म की बात कर रहे हैं।
ठीक, ये समझिएगा। ये कह रहे हैं कि ये तो जो है कि एक सिक्के के दो पहलू की तरह हो गया। मतलब एक तरफ ये विज्ञान की बात करते हैं कि हर चीज को विज्ञान के नजरिए से देखिए, सारी चीजों में विज्ञान होता है। निरीक्षण परीक्षण प्रयोग और वर्गीकरण करके चीजों को समझिए। जो निरीक्षण परीक्षण प्रयोग और वर्गीकरण पे आधारित नहीं है वो सारी चीजें गलत है, वो सोशियोलॉजी का हिस्सा नहीं है। वहीं एक तरफ कहते हैं कि मानवता के धर्म की बात करते हैं, कहते हैं कि इंसानियत होनी चाहिए। तो ये जो है कि कंट्राडिक्ट जो दिखाई देता है इसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। फिर भी हम देखते हैं, और ये एक बहुत अच्छी थ्योरी है इनकी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें क्या करते हैं, क्या बात बताते हैं रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में, बहुत ही यूनिक थ्योरी है। और इसमें बताते हैं कि जो आपका जो ह्यूमन का धर्म है, और ये थ्योरी इन्होंने दिया क्यों, पहले ये समझ लेते हैं। ये थ्योरी इसलिए दिए थे कि क्योंकि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी 1789 में, 1789 में, तो सारी चीजें बहुत एकदम अस्त व्यस्त थी और सबके अंदर इंसानियत मर गया था। सब केवल खुद का लाभ देखते थे। उच्च वर्ग अपने से निम्न, वो वर्ग अपने से निम्न, हर वर्ग अपने से निम्न वर्ग का शोषण करता था। तो ये एक इंसानियत बनाने का प्रयास की कि जो है कि सबके अंदर दया की भावना है। वो कहते थे कि भगवान कौन है, महामानव। ये एक शब्द यूज किए हैं, महामानव। महामानव, ये एक वर्ड यूज किए। ये कहते थे ईश्वर जो है महामानव है। ठीक, जो जीता जागता महामानव वही ईश्वर है। अब ये महामानव कौन है? ये जो उच्च समाज में उच्च जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वही महामानव है। जैसे अगर हम बात किया जाए अपने समाज में गांधी जी, जैसे हम गांधी जी की बात करें, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, हम विवेकानंद की बात करते हैं। इनको हम महामानव के रूप में देख सकते हैं, जो समाज सुधारक का काम किए हैं और समाज में जागरूकता लाने का, समाज में एकजुटता का काम किए हैं। ठीक, वो कहते हैं कि अब जो है कि धर्म के पुजारी जो है वो कोई पंडित नहीं होगा, वो कौन होगा, यही महामानव होंगे। और सबके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत को ही इन्होंने धर्म माना है। इन्होंने धर्म किसको माना है? ह्यूमैनिटी को माना है। इंसानियत को इन्होंने धर्म माना है। ये मानवता का जो है कि मानवता का तात्पर्य मानव द्वारा मानव की सहायता से है। हर मानव एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, यही मानवता के धर्म में ये चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कॉम्टे के अनुसार धर्म का पुरोहित कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। कौन है? तो समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति है, जैसे मानवता का पुजारी, जैसे वैज्ञानिक हो गए, डॉक्टर हो गए, राजनेता हो गए, जो समाज कल्याण के काम करते हैं। आई थिंक आज की ये थ्योरी आपको पसंद आएगी। आज का क्लास ये पसंद आया आपको। अगर ये क्लास आपको पसंद आता है और इससे लाभ होता है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।